प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मैं नरेश कुमार शर्मा कई दिनों से आपको कक्षा 8 की ऑनलाइन क्लास उपलब्ध करा रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सब डाले जाने वाले लाइव वीडियो को अच्छी प्रकार से देख रहे होंगे, सब्सक्राइब कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और समझ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये कोरोना का टाइम है। कोरोना काल में यदि हम घर बैठे रहे और हमने पढ़ाई नहीं की तो हमारी पढ़ाई भी चौपट हो जाएगी। जिस तरह से कोरोना ने समस्त जिंदगियों को चौपट कर रखा है, समस्त व्यवसाय को चौपट कर रखा है, वैसे ही वो दिमाग में विद्यमान विद्या को भी चौपट कर देगा। इसलिए हमें क्या करना होगा? सुरक्षित रहते हुए, घर पर ही रहते हुए पढ़ाई को जारी रखना होगा। इसलिए आपके लिए ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन लाया है ऑनलाइन शिक्षा। घर बैठे ही सुरक्षित रहकर के अध्ययन किया जा सकता है। अब मैं आपको पदार्थ, धातु और अधातु संबंधित पाठ के क्वेश्चनों के बारे में बताऊंगा। वैसे तो मुझे क्वेश्चनों के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी मैं किताब के माध्यम से आपको क्वेश्चनों के एक साथ उत्तर देकर के बताऊंगा। जब मैंने सारे नोट्स बनवा दिए हैं तो फिर आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता हूं, परंतु फिर भी आप देख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपके बुक में लिखा हुआ होगा कि निम्नलिखित में से किसको पीट करके और पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। तो आप इस बात को जानते होंगे कि पतली चादर के रूप में बनने का गुण केवल किसमें पाया जाता है? धातुओं में। और पहले में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से धातु कौन सी है, आप उसी के राइट लगा देंगे। जैसे उसमें लिखा है जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ हम देखेंगे कि फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों ही अधातु हैं। केवल क्या सही है? जिंक सही है। तो पहले में क्या उत्तर हो गया? जिंक हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि सभी धातुएं तन्य होती हैं? नहीं, कुछ धातुएं तन्य नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि सामान्यतः धातु में तननता का गुण पाया जाता है। तनन का अर्थ होता है जिसे खींच करके लंबे तार के रूप में बदला जा सके। ये गुण तनन गुण कहलाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे अधिक तनन धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक तनन धातु सोना है, जिसे 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें लिखा है फास्फोरस। मैंने आपको बताया था कि यदि फास्फोरस को हम खुला छोड़ देंगे वायु में तो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील धातु होने के कारण क्या कर लेगा? वो आग पकड़ देगा। इसलिए उसे किस में रखते हैं? फास्फोरस को पानी के अंदर संग्रहित करके रखते हैं। तो इस खाली स्थान में आप क्या भर देंगे कि अभिक्रियाशील फास्फोरस बहुत ही अभिक्रियाशील है धातु है। इसी का दूसरा है कि धातुएं ऊष्मा और किसकी सुचालक होती है? मैंने आपको प्रश्नों में भी लिखवाया होगा और मैंने धातु अधातु के गुण में भी लिखवाया होगा कि धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। तो ऊष्मा पहले दे रखा है तो बाद में क्या आ जाएगा? विद्युत आ जाएगा। और कि फिर उसके बाद में होती है लिखा हुआ है तो ब्रैकेट में सुचालक आ जाएगा। इसके बाद है कि आयरन कॉपर की अपेक्षा क्या है? मैंने आपको एक सक्रियता श्रेणी लिख करके बताया होगा, NaKCalMg आदि से लिख करके बताया होगा। उस सारणी में आप देखना कि जो Fe है उसकी क्रियाशीलता Cu से ज्यादा होगी। तो इस ब्रैकेट में आ जाएगा कि आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। धातुएं अम्लों से नेक्स्ट है आपका कि धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके और कौन सी गैस बनाती है? मैंने आपको उदाहरण दिया था Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस देती है। तो ब्रैकेट में खाली स्थान वाली जगह पर आप हाइड्रोजन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? हाइड्रोजन।
इसके बाद आपका कथन सही है तो टी ट्रू लगाइए और यदि गलत है तो फॉल्स लगाइए। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करते हैं। सामान्यतः अधातुएं, मैंने लिखा था कि अधातुएं अधिकांशतः अम्लों से क्रिया करते ही नहीं है, तो ये एफ लगा दो इसमें। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यस, इसमें आप ट्रू लगाएंगे, टी लगाइए। क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातुएं होती हैं, यदि इनको वायु में खुला छोड़ दें तो वायु की गीली वायु से भी या नमी से, पानी से क्रिया करके आग पकड़ देते हैं, इसलिए टी लगा दोगे। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित कर देता है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से नहीं, ये गलत है। क्यों? हम जानते हैं क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता ज्यादा है और कॉपर की क्रियाशीलता कम है, इसलिए वो विस्थापित नहीं कर पाएगा, इसलिए एफ लगाएंगे। कोयले को खींच करके तार प्राप्त की जा सकती है, नहीं, क्योंकि कोयला क्या है? अधातु है और अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, तो एफ लगा देंगे। इसके बाद नीचे दी गई एक सारणी है और इसमें गुणों की सूची धातु अधातु में बनावट करनी है। आपको देखिए दोनों में लिख देंगे, धातुएं दिखावट के रूप में धातु चमकदार होती हैं, अधातुएं मलिन सी होती है, मटमैली सी। कठोरता के आधार पर हम देखेंगे कि धातुएं कठोर होती हैं, अधातुएं भंगुर प्रकृति की होती हैं। हाँ, हालांकि सोडियम धातु चाकू से काटने लायक मुलायम होती है, ये एक अपवाद भी है। आघात वर्धनीयता से तात्पर्य है कि धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं, पीट करके पतली चद्दर बनाई जा सकती है, जबकि यह धातुएं आघात वर्धनीयता का गुण नहीं रखती हैं, भुरभुरी होती है। धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती है, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, जबकि अधातुएं, ये धातु और अधातु के गुण में मैं आपको शुरुआत में लिखा चुका हूं। इसके बाद नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम की पन्नी को खाद्य सामग्री पर लपेटने में क्यों उपयोग किया जाता है? इसका तात्पर्य है कि एल्युमिनियम की जो पन्नी होती है उसको हम खाद्य सामग्री पर इसलिए लपेटते हैं, एक तो एल्युमिनियम अन्य धातु की अपेक्षा कम क्रियाशील होती है, नंबर 2 इसे हम जब खाने पर लपेटते हैं तो ये ऊष्मा को बाहर जाने से क्या कर देती है? रोक देती है, खाना अधिक लंबे समय तक सुरक्षित और ताजा बना रहता है। अगला प्रश्न है, निमज्जन छड़ धात्विक पदार्थों से निर्मित होती है, क्योंकि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। निमज्जन छड़ को पानी गर्म करने के उपयोग में लिया जाता है। जब धातुएं निमज्जन छड़ को बनाने में उपयोग की जाएंगी तभी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी और वो ऊष्मा का चालन करेगी और पानी गर्म हो पाएगा। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील होता है, जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए जिंक के विलयन से कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है, मैंने अभी बताया था कि ये दोनों बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं। वायुमंडल में यदि इन्हें खुला छोड़ देते हैं तो वायु, गीली वायु और नमी से, पानी से क्रिया करके आग पकड़ देते हैं, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम जैसी धातुओं को संग्रहित करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। गोल्ड क्या काम में आता है? गोल्ड मानी सोना होता है, साइंस में से, और हम कहते हैं प्रतीक होता है ए, और ये आभूषण बनाने के काम में आता है, तो गोल्ड को आभूषण से मिला देंगे। आयरन एफी होता है जिसे हम एफी आयरन लोहा, इसका उपयोग मशीन बनाने में किया जाता है। कॉपर, कॉपर का उपयोग बिजली के तार बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये विद्युत का चालक होता है। उसके बाद में आपका आ गया एल्युमिनियम, ये खाद्य सामग्री को लपेटने में उपयोग किया जाता है। कार्बन ईंधन है, अधातु वाला, जलने का काम करता है, जल करके ऊष्मा प्रदान करता है। उसके बाद में मरकरी, मरकरी लिखा हुआ है, ये थर्मामीटर में टेम्परेचर नापने वाले, बुखार नापने वाले जो उपकरण होता है या किसी भी चीज़ का तापमान नापने के लिए काम में आने वाले थर्मामीटर में इसे पाठ्यक्रम सूचना के रूप में मिलाया जाता है, भरते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का हम कॉपर सल्फेट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को हम कॉपर प्लेट पर डाल देंगे तो क्या होगा?
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब हम कॉपर की प्लेट पर डाल देंगे तो Cu प्लस H2SO4, Cu कॉपर की जब H2SO4 से क्रिया होगी तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्यों? धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके और हाइड्रोजन गैस देती हैं। कॉपर एक धातु है, H2SO4 एक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो क्या होता है? जब Fe को हम CuSO4 के विलयन में डालते हैं तो हम देखते हैं कि Fe अधिक अभिक्रियाशील है और वो क्या कर देगा? कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देगा और विस्थापित करने के बाद में कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग है वो मटियाला भूरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? मटियाला भूरा हो जाएगा और कील का रंग भी बदल जाएगा। कील का रंग भी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। इस तरह से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने आ रहा है कि सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा ले लिया और उसे उत्सर्जित होने वाली गैसों को एक परख नली में इकट्ठा किया। वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी? देखिए, जैसे मान लीजिए जलते हुए कोयले से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अगर मान लीजिए जलती हुई तिल्ली ले जा रहे हैं और जलती हुई तिल्ली बुझ गई तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि उसमें विद्यमान गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर विस्फोट के साथ जलती है तो हाइड्रोजन है, अगर आसानी से जलती है तो ऑक्सीजन। इस प्रक्रम में होने वाली सभी अभिक्रियाओं के शब्द समीकरण लिखने होते हैं कि भाई कौन कौन सी चीज उसमें जलेगी। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिला करके CO2 गैस बन जाएगी। अगर उसमें विद्यमान जल रहा है मीथेन CH4 मीथेन प्लस O2 ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है तो CO2 प्लस H2 बाहर हो जाएगा। इस तरह से इसमें बने क्रियाएं होगी। एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश वाले गहनों को साफ करने के लिए दी। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाए तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया था। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? हाँ, ये जो आभूषण साफ करने वाले होते हैं एक विशेष प्रकार का भभकता द्रव जिसको हम एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। इसमें HCl और HNO3 दोनों को मिलाया जाता है। 3:1 में मिलते हैं ये HNO3 और HCl। जब इन्हें आपस में मिला दिया जाता है तो एक बहुत ही जोरदार भभकता हुआ द्रव बन जाता है जिसको हम एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। ये आभूषण साफ करने के काम में आता है। जब हम इसमें सोने चांदी के बने हुए आभूषण डाल देते हैं तो उनकी ऊपरी परत को पिघलाने की क्षमता रखता है। तो ऊपर से परत को पिघला देता है तो नई से नीचे परत निकल जाती है। नीचे परत निकलने पर ग्राहक ये समझता है कि मेरे आभूषण पूरी तरह से साफ हो गए, जबकि उसको ये सोचना चाहिए कि इस तरह से आभूषण साफ करने पर उन आभूषणों का भार कम हो गया है, इससे हमें नुकसान होता है। इसलिए हमें इस तरह के एक्वा रेजिया जैसे पदार्थों के द्वारा आभूषणों को साफ नहीं करवाना चाहिए। इस तरह से आपके ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पार्ट के हो गए हैं। अब मैं आपको पार्ट नंबर 1 पर लिए चलता हूं। फसल उत्पादन और प्रबंधन वाला पार्ट आपका है। ठीक है, देखिए मैं आपको सारे के सारे प्रश्नों के जवाब मैंने मुंह से बोल करके बता दिया, लेकिन हो सकता है मुंह से बोलने पर आपके प्रश्न समझ में कम आए होंगे। अब मैं एक काम करता हूं, आपको ये जो प्रश्न हैं एवं वाले प्रश्न तो आपने लगा लिए होंगे निशान, परंतु जिन प्रश्नों को आप निशान नहीं लगा सके उन प्रश्नों को मैं आपको लिख करके यहां उत्तर दे रहा हूं। आप या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उनको धीरे धीरे लिखवाने का प्रयास कर रहा हूं मैं, लिख लीजिए। ठीक है, देखो जैसे प्रश्न नंबर अपने 5 तक तो लगा लिया था और 5वें प्रश्न में धातु अधातुओं के गुणों को आपस में हमने कंपेयर भी करा दिया, तुलना करा दिया। तो आप पहले है ना 5वें क्वेश्चन को लीजिए, क्योंकि 4 तक के जो सारे क्वेश्चन थे वो निशान लगाने के थे। हो सकता है आपने निशान लगा लिए हो। 5वां क्वेश्चन देखिए कि सारणी में गुणों की सूची पड़ी हुई है। सारणी में धातु व
पहले शुरुआत में यो सारे जो बना रही है धातु धातु की तुलना में सबसे पहले आप गुण लिख लीजिए और गुण लिख करके यो लाइन निकाल दीजिए और इधर आप इसे दो भागों में बांट दो, एक धातु और दूसरा अधातु। सबसे पहला हम गुण देंगे, पहले गुण का हमने लिया है दिखना या दिखावट। यहां से चाहो तो आप क्रम संख्या लिख लो। दिखावट, दिखावट में लिख देंगे धातुएं समकीली होती है। ग्रेफाइट को छोड़कर सभी धातुएं मटियाली कलर की होती है, मलिन होती है। धातुएं अधातुएं केवल ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट में परतदार संरचना होती है, चमक भी पाई जाती है ना, परंतु अधातुएं कैसी होती है, मलिन होती है। एक बात। दूसरी बात लिख देंगे हम कठोरता। धातुएं कठोर होती है, क्यों? क्योंकि मैंने आप बताया था कि कठोरता में कण पास पास होते हैं, इसलिए उनके बद्रित स्थान बहुत कम पाया जाता है। धातुएं कठोर होती है सोडियम और पोटेशियम को छोड़ करके। ये दोनों क्या है अपवाद है, इन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, इतने नरम और मुलायम होते हैं सोडियम और पोटेशियम। तो यह लिखेंगे हम धातुएं कठोरता से युक्त होती है। धातुएं कठोरता से युक्त होती है, जैसे लोहा है, उसके अलावा एल्युमिनियम है, उसके अलावा कॉपर है, सोना है, चांदी है। ये सारी धातुएं कैसी होती हैं, कठोर और ठोस होती हैं। जबकि अधातुएं भंगुर प्रकृति की भुरभुरी होती है। जैसे कोयला है, कोयला एक धातु है। कोयले को अगर आपने हथौड़े से चोट मार दी तो क्या हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े होकर के बिखर जाएगा। इसलिए उसको भंगुर प्रकृति का कहते हैं। कौन सी प्रकृति कहते हैं इसकी, भंगुर प्रकृति का कहते हैं। टूट जाते हैं, भुरभुरे होते हैं। ठीक है। तीसरी बात लिख लीजिए, आघात वर्धनीय। धातुएं आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना। वर्धनीय होती है, अर्थात उन्हें पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। धातुएं आघात वर्धनीय होती, ये जितने भी आपको चद्दर दिखाई दे रहे हैं ये सब इसी कारण से तो हुए हैं कि उसमें आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। जैसे ही हम उसे चोट करेंगे, पीटेंगे, क्या हो
होती चली जाती है, प्रसारित होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। इसलिए आघात माने चोट पहुंचाने पर, वर्धनीय माने बढ़ने का गुण धातुओं में पाया जाता है, जबकि अधातुएं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। लिखेंगे अधातुएं नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। लिखा हुआ है कि तन्यता का गुण पाया जाता है धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, जिससे इन्हें खींचकर पतले तार के रूप में ब्रैकेट में ले लो एयू, एयू का मतलब हो गया ऑरम, ऑरम वाली सोना सबसे अधिक तनन धातु है। एक ग्राम सोने से 2 kg तार बन सकता है। एक ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है, जबकि अधातु में तनन गुण नहीं पाया जाता, क्योंकि यह भंगुर प्रकृति की होती है। इसलिए इन्हें खींचा नहीं जा सकता। आप इसे लिख लें या फिर इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सुविधा रहे। अभी इसमें और भी है आगे थोड़ा सा। अभी तो ऊष्मा का चालन और विद्युत का चालन 2 पॉइंट और ले रहे हैं इसमें। मैं आपको दोनों पॉइंट लिखवाऊंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे लिख लीजिए। अगर आपने ये लिख दिया है तो मैं इसे मिटा दूं ऊपर वाले पॉइंट को। देखिए मैं आपको पॉइंट नंबर 1 को मिटा रहा हूं और पॉइंट नंबर 2 को भी मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि दोनों पॉइंट आपने शायद लिख लिए होंगे, एक ही लाइन पे थे। हाँ भाई, नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख दीजिए ऊष्मा चालन।
देखिए धातु होती है, धातु ऊष्मा की सुमानी अच्छी चालक होती हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि इसमें ताप एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण कर जाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण भी दिया था, एक मोमबत्ती लें और मोमबत्ती के लौ पर हम एक 12 सेंटीमीटर का लोहे का सरिया ले लें, मोमबत्ती के लौ को छुआते रहें, गर्म करते रहें, दूसरे किनारे को पकड़ करके रखें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके हाथ तक गर्मी पहुंच गई है, आपके हाथ तक तापमान पहुंच जाता है। इससे ये सिद्ध होता है कि धातु ऊष्मा की क्या होती है, सुचालक होती हैं। जबकि अधातु ऊष्मा की सुचालक नहीं होती है। छठा है विद्युत चालकता, विद्युत चालन। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि मैंने आपको इसका एक क्या नाम से प्रैक्टिकल के रूप में भी बताया था कि एक बैटरी लेते हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लेते हैं, उसे एक कुंजी के लगा करके और एक छोटा बल्ब लगाया जाता है और छोटा बल्ब लगा करके हम बीच में की ओर में टुकड़ा चालक तार का लेते हैं। बारी बारी से विभिन्न प्रकार के धातुओं के टुकड़े वहां लगा करके देखते हैं, कुंजी के को ऑन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। उसी प्रकार से हम उस चालक तार के स्थान पर एक धातु का टुकड़ा, जैसे कोई लकड़ी है या प्लास्टिक है, इस तरह के पत्थर है, इसको हम लगा करके देखते हैं और अब देखेंगे जैसे ही कुंजी के को ऑन करेंगे हम, वो अधातुएं होती हैं, चालकता नहीं दिखाएंगी, जो ये सिद्ध करता है कि अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत की कुचालक होती है। आपका ये प्रश्न पूरा हो गया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें पूरे क्वेश्चन का, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहें तो वैसे आप लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरी तरह से हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 7, ये लिख दिया होगा, ध्यान तक है आपने। अगर रह गए हैं तो आप लिख लीजिए, जब तक मैं आपको नया क्वेश्चन करवा देता हूं। क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम पात्रों में रख सकते हैं? क्या क्वेश्चन है आपका, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे नहीं। जी नहीं लिख करके भेजें, क्योंकि अम्ल और दही जैसे खट्टे पदार्थ
अम्ल और दही जैसे खट्टे पदार्थ धातुओं से क्रिया करके धातु का संगत लवण व हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जो सजीवों के हेतु हानिकारक होती है। इसलिए दही एवं अम्ल से युक्त खट्टे पदार्थ धातु के पात्रों में नहीं रखना चाहिए। प्रश्न का उत्तर आपका हो गया है, आप इसे नोट कर लें। आपने प्रश्न उतार लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसी के साथ मैं आपको आगे वाला प्रश्न कराता हूं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जब कॉपर प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर की प्लेट पर डाला जाता है तो क्या होता है। यह आपका क्वेश्चन हो गया और इस क्वेश्चन का उत्तर हो गया जी। जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या तनु H2SO4 को Cu की प्लेट पर डाला जाता है तो अम्ल Cu से क्रिया करता है। हालांकि अम्ल तनु है, तनु होने के कारण हल्के रूप में क्रिया करेगा, परंतु क्रिया करता है। और जैसे Cu प्लस H2SO4, यहां क्या हो जाएगा, CuSO4 हो जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। क्योंकि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं, सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालते हैं। जबकि हम इस बात को जानते हैं कि कॉपर की क्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम है। कॉपर की जो क्रियाशीलता है वो क्या है, हाइड्रोजन से कम होती है।
हम सक्रियता श्रेणी में देखते हैं तो उसमें भी हाइड्रोजन पहले आता है और कॉपर बाद में आता है। इसे विस्थापित तो नहीं कर पाएगा, परंतु अम्ल होने के नाते ये धातु से क्रिया जरूर करेगा और उस क्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनती है। CuSO4 Cu प्लस H2SO4 तो CuSO4 प्लस कॉपर सल्फेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। इसी के साथ लोहे की कील को जब हम कॉपर सल्फेट में, वैसे अगर देखा जाए तो ये इससे क्रिया नहीं कर पाएगा, क्रिया नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? तो कम क्रिया, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता क्या हो गई है, कम है, इसलिए ऐसा हो। परंतु अम्ल होने के नाते धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरे में है कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के मीडियम से, कॉपर सल्फेट के मीडियम में जब Fe को डाला जाता है, Fe प्लस CuSO4, तो यहां पर हो जाएगा ये FeSO4 प्लस Cu। यहां ये क्रिया होगी, क्रिया होगी क्यों? क्योंकि Fe की क्रियाशीलता, Fe की क्रियाशीलता Cu से अधिक है, इसलिए ये क्या करेगा, इस विलयन से इसे विस्थापित कर देगा। आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट पार्ट प्रारंभ करूंगा। इसी समय इसी चैनल पर देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई डाउट हो उसे क्लियर करिए।